वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल में। पिछली क्लास में हम लोगों ने संकरण में sp2 संकरण और उससे पहले की क्लास में हम लोगों ने sp संकरण के विषय में चर्चा की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे sp3 संकरण के बारे में। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, जैसे और सभी में होता था कि जब किसी यौगिक के एक अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, कितने हो गए? 3 और 1 4, तो 4 नए संकर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। मतलब कि संयोजी कोश के ही चारों ऑर्बिटल होने चाहिए, बाहरी कोश के ही चारों ऑर्बिटल होने चाहिए। कौन कौन से? एक s ऑर्बिटल बाहरी कोश का और बाकी बाहरी कोश के 3 p ऑर्बिटल। 3 ही p ऑर्बिटल होते हैं p उपकोश में, तो सारे p ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना है ना। तो 4 ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए, तो एक s और 3 p, तो संकरण हो गया sp3। अब यहां से आपका जो अरेंजमेंट है, संरचना है, त्रिविम संरचना है, उसमें थोड़ा सा त्रिविम स्ट्रक्चर की बात आएगी, है ना। त्रिविम संरचना की बात आएगी। अभी तक हम लोगों ने sp में देखा था कि 180 डिग्री पर दोनों ऑर्बिटल व्यवस्थित हो गए थे, है ना। sp2 में देखा था कि 120 डिग्री पर तीनों ऑर्बिटल व्यवस्थित हो गए थे। लेकिन अब यहां 4 ऑर्बिटल हैं। अगर हम एक ही प्लेन में व्यवस्थित करेंगे तो सभी के बीच का कोण 90 अंश का हो जाएगा, जिससे ऑर्बिटल नजदीक हो जाएंगे काफी, और उसमें जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक 90 डिग्री के कोण पर दूरी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण होगा। इसीलिए यहां पे हमें थोड़ा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आना चाहिए। तो हम लोगों ने स्पेस में 3D में स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया, और स्पेस में जब 3D स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा तो इसमें जो संरचना बनी, है ना, देखिए एक ऑर्बिटल, इसमें आपको मैं संरचना बना के समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये देखें, ये एक ऑर्बिटल है ना, अगर आपको दिख रहा हो, ये दूसरा ऑर्बिटल है। इसी प्लेन में बाहर की तरफ ये तीसरा ऑर्बिटल, और इसी तरह से ये पीछे की तरफ एक ऑर्बिटल। तो कुछ जो संरचना बनेगी वो थोड़ी सी 3D स्ट्रक्चर हो गया, 3D संरचना हो गई। तो 3D संरचना में, है ना, ये देखिए, ये 2 ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, और ये पीछे वाला थोड़ा सा उसी एंगल पे पीछे की तरफ है। तो इसे चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं, है ना। इसमें जो एंगल होता है, एग्जैक्ट एंगल जो होता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट, या कहीं कहीं पे 109.5 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना। इसका बहुत ही कॉमन सा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, जिसे हम कहते हैं मीथेन। मीथेन इस संकरण का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। मीथेन में, जैसा कि कार्बन में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आता है। s का एक और इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है। अब यहां चारों ऑर्बिटल का संकरित कर देंगे हम लोग, तो 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। उसी तरह हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना। और मीथेन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आप जानते हो कि हाइड्रोजन 1s1 होता है, तो s ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आकर सभी के साथ अच्छी अतिव्यापन करेगा। तो एक हाइड्रोजन के साथ बंध ऊपर, एक इधर इस साइड में, एक बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ, 109.5 डिग्री। ये चतुष्फलकीय संरचना है मीथेन की। दूसरा उदाहरण अगर समझाऊं मैं आपको, तो ईथेन का उदाहरण ले सकते हैं। ईथेन का उदाहरण ले सकते हैं। ईथेन C2H6 कार्बन की वही स्थिति है ना। sp3 संकरण ही होगा। मैं संरचना पे आता हूं सीधे। तो एक ऑर्बिटल देखिए यहां पे, ऐसे थोड़ा लिटा के बना दिया, एक ऑर्बिटल यहां पे, एक ऑर्बिटल यहां पे, और एक ऑर्बिटल यहां पे,
ये 4 ऑर्बिटल और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही दूसरा कार्बन, ये देखिए सामने से आकर के अच्छी अतिव्यापन कर लेगा इस तरह से, और एक ऑर्बिटल इस तरह से। अब दोनों कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये अच्छी अतिव्यापन हाइड्रोजन के साथ सभी ऑर्बिटल कर लेंगे। तो जो संरचना बनेगी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। तो एंगल वैसा ही बना। अगर आप देखें मिलाकर के चतुष्फलकी संरचना ही बनेगी। देखें चतुष्फलकी संरचना ही बन रही है। ऐसे उधर से बना के देखेंगे तो वैसे ही चतुष्फलकी संरचना बनेगी। तो ये इथेन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से sp3 संकरण की बात होती है। इसमें कोई भी p ऑर्बिटल ऐसा कार्बन के पास नहीं बचता जो संकरण में भाग ना लेता हो। सारे p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं, इसलिए यहां पे पार्श्वीय अतिव्यापन होने की कोई संभावना नहीं रहती और सिर्फ ये मॉलिक्यूल, ये अणु सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बंध का निर्माण ही करते हैं। देखिए आपको दिख रहा है 4 बंध बने, चारों सिग्मा बंध बने, कोई भी पाई बंध का निर्माण नहीं हुआ। तो ये sp3 संकरण के बारे में हो गया। अब आइए आगे समझते हैं sp3d संकरण के बारे में। sp3d संकरण में बिल्कुल वैसे ही, मैं इसमें अब परिभाषा अलग से लिखूंगा नहीं, जैसे हम लिखते आ रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही परिभाषा लिख देनी है। जैसे हमने sp संकरण में परिभाषा लिखी, sp2 संकरण में परिभाषा लिखी, sp3 संकरण में परिभाषा लिखी, उसी तरह से sp3d संकरण में भी परिभाषा लिखेंगे। बस उसमें थोड़ा सा एक दो शब्द और ऐड करने हैं। जैसे परिभाषा जो है, जो हम लिखते आ रहे हैं, वो ये है कि जब किसी यौगिक के एक अणु के केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश का एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, तीनों p ऑर्बिटल है ना, और एक d ऑर्बिटल, लेकिन यहां पर ध्यान रखिए d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। उनके नाम है dxy, dyz, dxz, और चौथा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा है dz स्क्वायर। तो इन पांचों में से कौन सा ऑर्बिटल हमें इस संकरण में इस्तेमाल करना है, ये हमेशा जहां जहां पर डी ऑर्बिटल, जिस संकरण में डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ है, उस संकरण में जो डी ऑर्बिटल यूज होगा वो निश्चित है। हम कोई भी डी ऑर्बिटल किसी भी संकरण में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहां पर एक डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना है और वो होगा बाहरी कोश के dz स्क्वायर ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? dz, dxy नहीं, dyz नहीं, dxz नहीं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी नहीं। कौन सा डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करना है? dz स्क्वायर। बाहरी कोश का dz स्क्वायर ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। जाहिर सी बात है कि एक s ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ, 3 p ऑर्बिटल का, 3 और 1 4 हो गया, एक d ऑर्बिटल का 4 और 1 5 हो गया। तो 5 नए संकर ऑर्बिटल का निर्माण होगा, है ना। 5 नए संकर ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। अब इन 5 नए संकर ऑर्बिटलों को हम किस तरह व्यवस्थित करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, डी ऑर्बिटल पहली बार आया है। जब डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हम करते हैं तो
संरचना तो त्रिविम ही बनेगी, जैसा कि sp3 से बनना शुरू हो गई थी, यहां भी त्रिविम ही बनेगी। 5 ऑर्बिटल बने हैं। तो इसमें देखें, इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि एक त्रिभुज बना लें। एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज के 3 कोनों, तो 3 कोने होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने हैं, तो 5 में से 3 ऑर्बिटल तो उन 3 कोनों पर व्यवस्थित हो जाएंगे जो एक ही समतल में होंगे, और 2 बचे हुए ऑर्बिटल में उस त्रिभुज में के सेंटर से एक ऊपर की तरफ व्यवस्थित हो जाएगा और एक नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाएगा। मतलब कुछ बनाने की कोशिश की जाए, अगर थोड़ा सा अगर बनाने की कोशिश की जाए, ये एक समबाहु त्रिभुज, ये सेंटर, एक ऑर्बिटल एक पहले कोने पे, दूसरा ऑर्बिटल दूसरे कोने पे, तीसरा ऑर्बिटल तीसरे कोने पर, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, इनके बीच का जो कोण होगा वो 120 डिग्री ही होगा, है ना, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये 120 डिग्री होगा। और अब जो 2 ऑर्बिटल बचे उसमें से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ व्यवस्थित होगा, जिनके जो है ट्रायंगल के साथ जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। अब अगर तीनों कोनों को ऊपर वाले से मिलाया जाए, है ना, तीनों कोनों को ऊपर वाले से मिला दिया जाए तो एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे वाले से मिलाएंगे तो एक पिरामिड बन जाएगा नीचे की तरफ, है ना। तो ये ट्राइगोनल ट्राइगोनल ट्रायंगल में है तो ट्राइगोनल, लेकिन 2 पिरामिड है ना, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है PCl5 उदाहरण। एक एक उदाहरण से मैं अब समझाते चल रहा हूं आपको। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस में 15 परमाणु क्रमांक होता है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे कोष में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहां 3d ऑर्बिटल की भी अवेलेबिलिटी की तीसरे कोष में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो 3d ऑर्बिटल भले खाली है लेकिन होगा जरूर। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में ले आएंगे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये उत्तेजित अवस्था में हो जाएंगे, क्योंकि 5 क्लोरीन है, हर क्लोरीन के पास 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में भी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसीलिए हमने s इलेक्ट्रॉन को d में उत्तेजित करके भेज दिया। अब इन सभी का संकरण हो जाएगा, sp3d संकरण, एक, 2, 3, 4 और 5, सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सभी हाफ फिल्ड है। अब ये देखिए, 5 में से 3 तो मैंने आपको समझाया कि ट्रायंगल के 3 कॉर्नर की तरफ अरेंज हो जाएंगे। फास्फोरस 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, और चौथा और 5वां एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाएगा। देखिए, ऊपर की तरफ वाले से तीनों कॉर्नर को मिलाया जाए तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन गया और एक पिरामिड ऐसे ही नीचे की तरफ बन गया। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री और ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री। तो इस तरह से sp3d संकरण होता है और उसका ये उदाहरण है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग
अगले संस्करण sp3d2 और sp3d3 दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।